नमस्कार, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सब्जेक्ट यानी कि चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। अपनी कॉपी में आपको लिख लेना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का विघटन चैप्टर का नाम है। साझेदारी के विघटन का मतलब क्या होता है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए और आपके पेपर में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, एक्स नाम का व्यक्ति, वाई का नाम का व्यक्ति, जेड नाम का व्यक्ति ना, आपस में पार्टनरशिप में लगे हुए हैं। आपस में क्या कर देते हैं, अपने नियम को, अपने पूर्व स्थापित संबंध को विच्छेद कर देते हैं। भाई साझेदारी क्या है, पार्टनरशिप क्या है? शुरू में मैंने बताया था, साझेदारी पार्टनरशिप उन व्यक्तियों का ऐच्छिक रिलेशन है, ऐच्छिक संबंध है। साझेदारी क्या है, एक्स हैं, वाई हैं, जेड हैं, तीनों मिल करके आपस में काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, फायदा होगा, फायदे से कमाएंगे, फायदा होगा, आपस में बांट लेंगे, संबंध होता है। तो विघटन में क्या होता है, एक्स हैं, वाई हैं और जेड हैं, एक्स हैं, वाई हैं और जेड हैं, जो इनका पहले से स्थापित, पहले से निर्धारित संबंध है, उस संबंध को क्या करेंगे, विच्छेद कर देंगे। विच्छेद का मतलब क्या होता है, विच्छेद का मतलब होता है डिसोल्यूशन, मतलब कि विघटित कर देंगे, अपना संबंध एक दूसरे से तोड़ लेंगे। अब एक्स अपने रास्ते पर, वाई अपने रास्ते पर, जेड अपने रास्ते पर चलने का निर्णय लेगा, तो उसे कहा जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। समझ में आया? एक्स है, वाई है, जेड है, आपस में पार्टनर हैं, ये लोग मिलकर के आपस में बातचीत कर लेंगे। बातचीत का मतलब भैया अब हम नहीं कर पाएंगे। इसके पहले जो आप पढ़ते थे डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो है एक ही जाता था, इनमें सब अपने अपने रास्ते अलग चुन लेंगे। उसे क्या कहा जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। जैसे भारतीय साझेदारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत क्या कहा गया है, 1932 की धारा 4 कही गई है। 1932 का जो सेक्शन है, सेक्शन 4 कहता है, फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का समाप्त होना फर्म का विघटन कहलाता है। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब देखो, फिर समझ लो एक बार, कोई जल्दबाजी नहीं है। राम है, श्याम है, मोहन है, भाई पार्टनरशिप किए थे तो सब आपस में जुड़े हुए थे, आपस में इनका रिलेशन था, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं था। तो क्या किया गया, सबका रिलेशन तोड़ दिया जाएगा, सब अपने अपने रास्ते की ओर चलेंगे, सबका रास्ता अलग होगा ना, सब अलग हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक फर्म का विघटन हो जाएगा, फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द इसमें कहा जाता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एक शब्द कहा जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो इसमें कहा गया है फर्म का विघटन
यानी कि फर्म का डिसोल्यूशन होने के लिए साझेदारी का विघटन होना। पहले क्या होता है, पहले फर्म खत्म होती है, पहले साझेदारी खत्म होती है। पहले साझेदारी, पहले पार्टनरशिप खत्म होगी, तब फर्म खत्म होगी। इसको याद रखना है, ठीक है। जब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, और सबकी पार्टनरशिप खत्म होती है, सबकी पार्टनरशिप द एंड करती है, समाप्त होती है। इसके पहले जो आप डेथ पढ़ते थे, रिटायरमेंट पढ़ते थे, एक जाता था, इसे लिखने में सब चले जाएंगे अपने अपने रास्ते में, तो फर्म ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो आपको लिखना है फर्म के विघटन की परिस्थितियां, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ऐसे लिखिएगा, एक एक करके हम समझा देंगे। आपके पास किताब होगी, कॉपी होगी, आप समझ लेंगे, जो लिखना चाहेंगे लिख लेंगे। इतना आपको करना पड़ेगा। हेडिंग बता दे रहे हैं अच्छे से, ये आपका कार्य है, आपका वर्क है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लिखना है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लिखना है साझेदारी फर्म के विघटन की परिस्थिति, साझेदारी फर्म के विघटन की परिस्थिति। आप समझिएगा भाई, कब पार्टनरशिप समाप्त होगी, कब आपस में इनका विच्छेद हो जाएगा, कब डिसोल्यूशन, विच्छेद मतलब क्या बोल रहे हैं, डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखना डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। लूशन बाय एग्रीमेंट्स, हिंदी में कहा गया है ठहराव द्वारा विघटन। ठहराव द्वारा विघटन। ठहराव द्वारा विघटन का मतलब होता है भैया, समझिए, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट में कहा गया है, जैसे जब पार्टनरशिप शुरू की जाती है, तो मैंने आपको शुरू में बताया है, ना बताया हो तो याद कर लीजिए। पार्टनरशिप डीड, और पेपर में बहुत पूछता है भी, याद रखना, नहीं तो हल्के में मत लेना। हिंदी में कहते हैं साझेदारी संलेख ना, पार्टनरशिप डीड, पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसको आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। देखिए, जब कोई पार्टनरशिप की जाती है, जैसे यक्स हैं, वाई हैं, जेड हैं, राम हैं, मोहन हैं, श्याम हैं, हम हैं, आप हैं, कोई और है, तो एक पेपर पे सभी शर्तें लिख दी जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक पेपर पे, एक कागज पे सभी शर्तें लिखी जाती हैं, कौन पार्टनर होगा, फर्म का नाम क्या होगा, किस रेशियो में प्रॉफिट लॉस को बांटेंगे, कितनी कैपिटल लेकर आएंगे, पूंजी पर ब्याज कितना होगा, आहरण मतलब ड्राइंग पर ब्याज कितना होगा, तमाम चीज़ें जो जिस पेपर में लिख ली जाती हैं उसे कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। और कितने दिन के लिए हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो क्या कहा गया है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, जितने दिन के लिए एग्रीमेंट किया गया है। ठहराव, ठहराव का मतलब बच्चे कम समझ पाते हैं, हमारा और आपकी बातचीत, हमारा और आपका समझौता ना, हमारा और आपका समझौता जो हुआ है वही है डीड, वही है पार्टनरशिप डीड। तो ठहराव द्वारा जितना दिन के लिए किया गया था आपस में समझौता, वह समझौता समाप्त हो जाए, फिर साझेदारी समाप्ति हो जाएगी। साझेदारी पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो जाएगा, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो जाएगा तो फर्म भी डिसोल्यूशन हो जाएगी। मतलब यार नहीं समझ में भाई, हमारा आपका समझौता है, आप बीकॉम में या पढ़ रहे हैं, आप 12th में पढ़ रहे हैं, हम आपको 1 साल पढ़ाएंगे, इतना फीस देंगे, पेपर हो गया, हमारा आपका समझौता ऑटोमेटिक समाप्त हो गया, बात खत्म ना। तो यही होता है ठहराव द्वारा विघटन। याद रखना पड़ेगा कुछ चीजें, आपको लिखना चाहेंगे तो आप लिख लेंगे,
अब आपको बताना चाहते हैं सेकंड, कहा गया है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। देखिए कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अनिवार्य विघटन। अनिवार्य का मतलब क्या होता है, कंपल्सरी का मतलब क्या होता है कि डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा आपको। कब? जब कोई घटना घटित हो जाए। कभी कभी होता है घटना घटित होती आती है, 3 पार्टनर है, तीनों मर गए ना। कोई घटना, कोई भी मरने की बात ही नहीं है, बता रहे हैं, नहीं मरना वरना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो कोई ऐसा बिजनेस में अवैध काम हो रहा है तो कंपल्सरी आपका डिसोल्यूशन करा दिया जाएगा, ठीक है। जब एक जने रहें और सब छोड़ के भाग लिए, एक लोग रहें और देखें घाटा हो रहा है, सब छोड़ छाड़ के भाग लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। क्या बताया मैंने, पहला एग्रीमेंट द्वारा हमारी आपकी बातचीत हो गई है, समय समाप्त हो गया, चलो तुम अपने घर, हम अपने घर, बात खत्म। अगला है कंपल्सरी में कोई अवैधानिक काम हो, इलीगल काम हो, इनलीगल काम हो, और जब एक लोग बचें और सब छोड़ छाड़ के भाग लिए। कब होता है ऐसा? जब घाटा होता है तब लोग छोड़ के भागते हैं, फायदा तो कोई छोड़ के भागता है। तो ये होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ठीक है। अगला है डिसोल्यूशन ऑन द, तीसरा on the dissolution on the happening of unexpected इवेंट्स। हिंदी में बता देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स बता रहे हैं। तो इसमें आपको लिखना है आकस्मिक घटना के घटित होने पर। आकस्मिक घटना के घटित होने पर कहा गया है, जब जैसे मान लीजिए मैंने पीछे बताया, जितने दिन के लिए पार्टनरशिप की गई थी वो दिन समाप्त हो जाए, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। कम समझ रहे हैं? आकस्मिक घटना के घटित होने पर मतलब कि जितने दिन के लिए पार्टनरशिप की गई थी वो दिन समाप्त हो जाए। फिर कहा गया है अगला नंबर, कोई देखिए पार्टनरशिप का उद्देश्य होता है, कोई कोई समझिए। इसे मैंने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने ठेका लिया, एक सड़क बनवाना है, आप पैसा लगा दीजिए, हम ठेका दिलवा देते हैं ना। वो सड़क बन गई, हम और आप टेंडर ले लिए, हम दिलवा दिए आपको जुगाड़ पानी लगा कर कहीं से। बहुत लोग को देखते हैं, हम करवाते हैं ऐसा। तो उद्देश्य क्या था? सड़क बनवाना, 100-200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, जितनी मीटर की सड़क होगी, सड़क बन गई, हमारी आपकी पार्टनरशिप वैसे समाप्त हो गई वहीं पर। एक उद्देश्य है आपका, एक उद्देश्य होता है, चलो भैया ठंडी आ गई है, ठंडी वाला कपड़ा लाएं, जैकेट वैकेट लाएं, बेच बाच लें, जो फायदा होगा आधा तुम ले लेना, आधा हम ले लेंगे। सही है कि नहीं? तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है उद्देश्य पर्पज पूर्ण हो जाने पर, ठीक है। अगला है कोई पार्टनर दिवालिया हो जाए। दिवालिया एक चैप्टर है, इंसॉल्वेंट एक चैप्टर है। कोई पार्टनर क्या हो जाए? दिवालिया हो जाए। जब कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है तब भी क्या कर लिया जाता है? डिसोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद साझेदार की मृत्यु हो जाए तब भी ऐसा होता है। पार्टनरशिप की मृत्यु हो जाए, पार्टनरशिप की डेड हो जाए तब भी डिसोल्यूशन हो जाता है।
आगे लिखिए, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अगला नंबर लिख लीजिए, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। कैसा नंबर है? चौथा। बाय नोटिस। नोटिस में आपको बताना चाहते हैं सूचना द्वारा विघटन। सूचना द्वारा विघटन मतलब कि किसी साझेदार से आपस में वाद विवाद हो जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, और जाओ मुकदमा कर दीजिए। मुकदमा करने के बाद आपस में समझौता करा दिया जाता है न्यायालय के द्वारा। इसे क्या बोला जाता है? सूचना द्वारा विघटन। नोटिस के द्वारा ना, नोटिस देना पड़ता है। अगला है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। 5वां नंबर लिखिए, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, न्यायालय द्वारा। न्यायालय का मतलब क्या होता है? कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा हो जाए तब क्या होगा? न्यायालय कब कराता है? ध्यान दीजिएगा, किसी कोई पार्टनर जब न्यायालय डिसोल्यूशन कब करवाता है पता है? जब कोई पार्टनर विवाद करा दे, विवाद प्रस्तुत करे। विवाद का मतलब मुकदमा लगा दे। तो जैसे कोई पार्टनर जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तब होता है। कोई पार्टनर कार्य करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, कर्तव्यों को ढोने के लिए नहीं हो, जब किसी का आचरण दोषी पाया जाए जिससे व्यवसाय की नुकसान हो, जब जानबूझकर पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख का नियम कानून का उल्लंघन हो ना, तो ऐसी कंडीशन होती है जब बहुत ज़्यादा लॉस वगैरह हो जाता है, तब क्या किया जाता है? तब व्यवसाय यानी कि पार्टनरशिप डीड के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है। इतना आपका बेसिक था। इसके बाद आपको बता रहे हैं इसका हिसाब किताब कैसे होगा। पूरा का पूरा टॉपिक देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले अकाउंट जो बनेगा इसमें हिंदी में कहते हैं वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? रियलाइजेशन। इसके पहले हम लोग क्या बनाते थे? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब संपत्तियों एवं दायित्वों का फिर से मूल्यांकन किया जाता था। यहां पर बनेगा रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब होता है वसूली खाता। जैसे मान लीजिए हमने क्या बताया, फर्म का डिसोल्यूशन होगा, फर्म का विघटन होगा, तो फर्म में जो संपत्ति होगी उससे वसूली की जाएगी। समझ रहे हैं? उससे वसूली की जाएगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा? एक छोटा सा फॉर्मेट भी बना लीजिए प्यारा सा, ताकि आप लोगों को आसान भी रहे, आप लोगों को समझ में भी आए। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है। कहा गया है जितना वसूली होगी असेट्स से उसको डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, एसेट्स। और यहां एसेट्स का मतलब है जो वास्तव में हो, ऐसे एसेट्स जो वास्तव में हो। समझ रहे हैं? वास्तव में एसेट्स का मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह पढ़ते थे, तो जितने की वास्तव में हो उसका दाम यहां लिखा जाएगा। ठीक है, कैश एट बैंक को छोड़ करके। कैश एट बैंक को तो वास्तव में रहती ही है हमारे पास अलग से। ठीक है, उसके बाद जैसे आप ध्यान दीजिएगा, कोई हराश होगा, कोई इन्वेस्टमेंट होगा, उसको क्रेडिट में लिखेंगे। कोई बात नहीं, इससे कोई मतलब नहीं।
अब आपको ध्यान देना है, रियलाइजेशन में असेट्स को डेबिट में रहना है, सन्ड्री असेट्स इसके लिए अलग से फॉर्मेट बताएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए मानिए हमारा बिजनेस है, हम लोग मिलकर के बिजनेस चला रहे हैं, हमारी पार्टनरशिप खत्म हो रही है, तो हमारी संपत्तियों को सबको वसूल जो होगा, वसूली होगी, फिर पेमेंट होगा, जो बचेगा सबको बांट दिया जाएगा उसके अनुपात में, ये सारी चीज़ें होंगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें दूसरा कहता है संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाले को क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है, इसको हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद कह रहा है, यही सब चीज़ें कह रहा है कि कुल मिलाकर के जैसे हमारी दुकान है, हमारा लोग का बिजनेस है, सभी संपत्तियों को बेचा जाएगा, उससे जिसको जिसको पैसा देना है उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, ये चीज़ होता है, ठीक है। ये होता है रियलाइजेशन अकाउंट आपका बनेगा, और अच्छे से बनाना हम आपको बताएंगे। उसके बाद इसमें बनेगा कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता, पूंजी खाता बनेगा। उसके बाद चालू खाता बनेगा, उसके बाद ऋण खाता बनेगा, एक एक करके अलग से बताएंगे, आगे आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 5वें नंबर पे बैंक अकाउंट बनेगा, ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट बनेगा। इतने सारे अकाउंट इसमें आपको बनाना हम बताएंगे, इसे आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लेंगे, आगे हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का विघटन। आपको मैंने महत्वपूर्ण थ्योरी के बारे में बता दिया। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं जर्नल एंट्री फॉर रियलाइजेशन अकाउंट। लिख लीजिए अब हमारे साथ, जर्नल एंट्री किसके लिए, फॉर रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको, वसूली खाता। जैसे हम लोग रीवैल्यूएशन पढ़ते थे ना, तो रीवैल्यूएशन में संपत्ति का मूल्य कम होता था, ज़्यादा होता था, लेकिन यहाँ पर सब कुछ समाप्त करना है, तो रियलाइजेशन का मतलब होता है वसूली खाता बनेगा। भाई हमारा पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में जितनी की संपत्तियां हैं उनसे देखा जाएगा कितना वसूल होता है, केहू उधारा होगा दिया जाएगा, कुछ खर्चा बर्चा होगा, उसके बाद जो बचेगा वही तो बांटा जाएगा। पहली एंट्री आपको लिखना है ए, एंट्री कई है, ABCDEFGHIJKL, ठीक है। ए एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। आप समझिएगा हमारी बात को। बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू ऐसे लिख लीजिए हमारे साथ, और मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बुक वैल्यू आपको समझना पड़ेगा, आपको हमारे साथ संघर्ष करना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन को एक एक अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे और आपका कार्य अच्छा होगा। ठीक है, संपत्ति की वसूली होगी बुक वैल्यू से, जितने की संपत्ति होगी। बी में जैसे होता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, लिखिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स डेबिट
प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन डेबिट, उसके बाद स्पेसिफिक रिजर्व एंड फंड अकाउंट, अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, कोई रिजर्व होगा, कोई फंड होगा, कोई बैड डेप्ट होगा, कोई प्रोविजन होगा, सबको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। लिखना है वैल्यू ऑफ, बैलेंस शीट में जो वैल्यू होगी सबको जोड़ करके वहां लिख देना है। वही यहां वही वहां लिखना है। आप पहले लिखेंगे, उसके बाद जब क्वेश्चन मिलेगा तब आप समझेंगे। अभी क्वेश्चन नहीं, अभी आपको इतना समझिए। बी के बाद आता है नंबर सी का। सी होता है, जैसे आप समझिएगा हमारी बात को, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में फर्नीचर होगा, बिल्डिंग होगा, मशीनरी होगा, लैंड होगा, फर्नीचर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी ना। तो यहाँ होगा प्रोविजन से रिलेटेड, यहाँ होगा। अब भैया वो सब बेचा जाएगा, समझ रहे हैं, उससे कुछ पैसा वसूल होगा। पैसा वसूल होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। जब पैसा वसूल होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। रियलाइजेशन से हमारा फायदा, नुकसान जो भी होगा, रियलाइजेशन अमाउंट। रियलाइजेशन मतलब क्या होता है, वसूला हो जाएगा, वसूली जो भी होगा उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ए बी सी डी। आपको ध्यान देना है आगे, डी में कहना है, आप समझिएगा। अब आपको सी तक मैंने बता दिया, अब आपको डी। डी में आपको बताना चाहते हैं, देखो भाई वसूल लिया गया, आप सिस्टम समझिए। आपकी दुकान है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप उसको बेच देंगे ना, प्रोविजन किए होंगे, सबको ट्रांसफ़र कर देंगे सब ना। प्रोविजन का मतलब पैसा कहीं गया नहीं, ये सब बिजनेस में है। फिर बेचेंगे तो पैसा आएगा, सब संपत्ति इकट्ठा करेंगे, ये सब पैसा करेंगे, फिर पैसा आएगा। पैसा आएगा तो देंगे कि सब रख लेंगे अपने आप, बिजनेस समाप्त करना है ना, तो देंगे। तो देंगे कितना देंगे, तो जो पार्टनर होंगे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, जो पार्टनर होंगे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कहाँ से दिया जाएगा पैसा, रियलाइजेशन से दिया जाएगा जो वसूले हो। रियलाइजेशन से पैसा आपको ट्रांसफ़र कर देना है, इतना लिख लीजिए। ठीक है, लिखा जाएगा द प्राइस असेट्स टेकन ओवर। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अभी दिया नहीं गया है। पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रियलाइजेशन टेकन ओवर जो ज़्यादा होगा। अब आपको चौथा नंबर ध्यान देना है। चौथा हो गया, पांचवा डी। ई में क्या करना है, ई में कहा गया है सन्ड्री लायबिलिटी। अब देखिएगा, जब हम लोग एसेट्स हमारा क्रेडिट होता है और लायबिलिटी हमारा डेबिट होता है, जो लायबिलिटी देना है सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू लिख लो, बुक वैल्यू। सन्ड्री लायबिलिटी का सीधा सीधा मतलब होता है, मैंने क्या बताया आपको, ये सब संपत्ति से संबंधित था यहाँ तक, डी तक। अब लायबिलिटी की व्यवस्था करनी है, देखना पड़ेगा केहू देना है कि सब लेना ही है, तो ऐसा होता नहीं है। लायबिलिटी पहले चेक किया जाएगा कितने की लायबिलिटी है, इतना लिख लो। अब आपको ध्यान देना, एफ, हमने लायबिलिटी पता कर ली, अब पेमेंट करना है लायबिलिटी वालों को, समझिएगा। अब पेमेंट करना है,
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लायबिलिटी वालों को पेमेंट करना है। एक बात हमारी ध्यान रखिएगा आप लोग, अभी क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन बताएंगे तब आप कह सकते हैं मैं नहीं समझ में आया, पहले लिखिए इसको, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एफ हो गया, एफ के बाद जी, जी के बाद जी में कहता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, समझिएगा। इसे बोला जाता है वसूली या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वे, जैसे जो रियलाइजेशन करवाएगा वो खर्चा भी लेगा अपना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद यच में है, अगर लोन है, देखो भैया पार्टनर का लोन है तो पहले लोन पेमेंट किया है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, पार्टनर का अगर लोन है तो पहले पार्टनर का लोन दिया जाएगा, पहले संपत्ति, फिर फिर दायित्व, फिर वसूली व्यय, फिर अब पेमेंट किया जाएगा पार्टनर को। कितना पेमेंट किया जाएगा, जो भी रहेगा, ठीक है। और कभी कभी होता है डिस्काउंट भी मिल जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट, कभी होता है डिस्काउंट मिल जाता है, डिस्काउंट मिलेगा देखा जाएगा। क्वेश्चन पर ध्यान देना है, पहले लिख लीजिए बस, ई एफ जी एच आई में कहा गया है पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, मतलब जान लीजिए अगर ज़्यादा देना है तब पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट। ये होता है कि डिस्काउंट पे पार्टनर को पैसा पेमेंट करना है, समझ में आया, डिस्काउंट पे पेमेंट करना है। अगर मान लीजिए 100 रुपया लोन है तो 90 रुपया पेमेंट करना है, 10 फ़ायदा। यहाँ पर ज़्यादा जब पेमेंट करना है होता है लोन से ज़्यादा, तो लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, एक घाटा माना जाएगा फर्म का, टू कैश अकाउंट। जैसे मान लीजिए पेमेंट करना है पार्टनर को 100 रुपया, पेमेंट कर रहे हैं 100 रुपया मूल, 10 रुपया प्रीमियम, 110 रुपया मिलेगा, वो तो वो आपको बता रहे हैं बार बार। उसके बाद आई के बाद जे में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब कि या पार्टनर करेंट अकाउंट भी होगा, चाहे पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट, मतलब कि जो पैसा बचेगा फ़ायदा होगा तो। अब एक तरफ होता है कि बचता भी है, भाई दुकान बंद हो रही बचो, एक होता घरों से लाना पड़ता है, यो देखना है, घाटा भी होता है। तो ये होगा आपका, उसके बाद फ़ायदा होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया आपका जे। के रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट फ़ायदे की स्थिति में, वही है। यल घाटा भी होता है भैया, घाटा होता है तो ये डेबिट हो जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, ए प्रॉफिट की कंडीशन में, ए लॉस की कंडीशन में एंट्री होती है। इसको पहले एंट्री आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद आगे ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनेगा, अकाउंट अकेले। आप देखिए डेबिट और क्रेडिट बना है, स्पेसिमैन है, सन्ड्री एसेट्स बोला है, रियल एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स का पैसा जितने भी एसेट्स होंगे डेबिट में लिखा जाएगा। उसके बाद टू बैंक, मतलब बैंक जो होता है डेबिट में, देखिए एक्सपेंसेस का मतलब होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फिर बैंक के माध्यम से क्रेडिटर को पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद आप क्रेडिट देखिए, सन्ड्री लायबिलिटी क्रेडिट में रहेगा, बुक वैल्यू, कोई भी रिजर्व होगा क्रेडिट में रहेगा, बैंक से रियलाइजेशन से संपत्ति की वसूली से जो पैसा आएगा। उसके बाद डेबिट में आपको ध्यान देना है, लोन का पैसा पेमेंट करना है, करेंट अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है, यही इतनी चीज़ है इसको। नमस्कार, आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का
पहला नंबर क्वेश्चन, हिंदी में कहते हैं साझेदारी फर्म का विघटन। पहला नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट एवं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको बताना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। A and V agreed dissolve their business of partnership। A है, B है, दोनों पार्टनर हैं। दोनों ने आपस में निर्णय लिया है कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दो, मतलब कि समाप्त कर दो। बैलेंस शीट आपके सामने बना करके दी गई है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देख रहे हैं आप, क्रेडिटर 12,000, एज लोन 16,000, कैपिटल A 40,000, कैपिटल V 20,000, टोटल लायबिलिटी साइड का अमाउंट जो दिया है 88,000। अब आते हैं एसेट्स में, कैश 2,000, डेटर 10,000, स्टॉक 40,000, प्लांट 28,000, गुडविल 8,000, इतना दिया गया है। आगे आपको बताना चाहते हैं द पार्टनर शेयर प्रॉफिट लॉसेस रेशियो दियर कैपिटल। इनका जो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है कैपिटल का रेशियो है, पूंजी का अनुपात है। एज 4:2, 4:2 को 2:1 भी हम कह सकते हैं ना। आगे कहते हैं द सन्ड्री डेटर रिलाइज 84,000, स्टॉक 36,000, प्लांट लेस देन 20,000 बुक वैल्यू एंड गुडविल 12,000। द क्रेडिटर वर्क पेड ऑफ डिस्काउंट 5%, द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंट 1,200, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ओपन द डिसोल्यूशन अकाउंट, अदर अकाउंट शोइंग फाइनल डिस्पोजल ऑफ कैश बैलेंस। क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। इस प्यारे से क्वेश्चन को हम शानदार तरीके से बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री मैंने आपको बताया है, जर्नल एंट्री मैंने आपको बताया है, मैंने आपको टॉपिक भी बताए हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है। पार्टनरशिप के जितने भी पार्टनर हो सब अलग अलग हो जाएंगे। जब पार्टनर अलग हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद फर्म भी समाप्त हो जाएगी, डिसोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डिसोल्यूशन करने के लिए क्या होता है, जितनी असेट्स होती है उन सभी असेट्स को इकट्ठा करो, उनको बेच दो, पैसा मिलेगा, क्रेडिटर का पेमेंट होगा। मैंने बताया है कि जो असेट्स होंगी उनको सेल करने से पैसा आएगा, लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा। यही सारी चीजें मैंने आपको एंट्री भी बताई हैं। तो एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं। आपको अपनी कॉपी में जर्नल एंट्री का कॉलम बना लेना है। जब आप जर्नल एंट्री का कॉलम बना लेंगे अपनी कॉपी में, और आपके पास क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। मैं यहां जर्नल एंट्री का कॉलम नहीं बना पाऊंगा क्योंकि यहां पर बोर्ड में जगह कम है, और मैं चाहता हूं एकदम सफाई से अच्छे से आपको बताऊं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है जर्नल एंट्री, लिख लीजिए जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में जो पहली जर्नल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या रियलाइजेशन का मतलब होता है वसूली खाता। किससे किससे, क्वेश्चन में आपको कैश को छोड़ देना है, बाकी डेटर, स्टॉक, प्लांट, गुडविल सबको लिख लेना है। लिख लेना है
टू सन्ड्री डेटर, टू स्टॉक, टू प्लांट, टू गुडविल। ठीक है, आपको मैंने बताया है, अच्छी तरह से बताया है जर्नल एंट्री। कैश को छोड़ करके सभी को हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। कैश को छोड़ करके सभी को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप समझिएगा क्यों कैश को छोड़ देते हैं, क्योंकि कैश ऑलरेडी हमारे पास है, फर्म के पास है, उससे कोई वसूली थोड़ी करनी है। तो क्वेश्चन में कहा है 10,000 रुपया डेटर रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाएगा। क्वेश्चन में जो बोला है बैलेंस शीट में 40,000 रुपया स्टॉक का है, उसके बाद 28,000 रुपया प्लांट का है, उसके बाद 8,000 रुपया गुडविल का है। सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 86,000। नरेशन आपको करना है, करना चाहो तो करो, ना चाहो तो मत करो। विंग असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, विंग असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है, आप थोड़ी देर के लिए समझिए, आप फर्म के मालिक हैं, आप अपनी फर्म को समाप्त करना चाहते हैं, अपने पार्टनरशिप फर्म को समाप्त करना चाहते हैं आप, तो क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले। डेटर मतलब जो उधार बेचा गया है वहाँ से पैसा कितना मिल सकता है, स्टॉक कितने का है हमारे पास, प्लांट कितने का, गुडविल, कैश तो हमारे पास है ही, इसके अलावा और जो भी एसेट्स हो, मशीनरी वगैरह होंगी, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा। तो कितने का है हमारे पास, 86,000 रुपए का है बुक वैल्यू। क्या है, बुक वैल्यू। अब 86,000 रुपए का असेट्स है। अब बात आती है दूसरे नंबर पे। अब चेक करो लायबिलिटी कितने रुपए की है। कौन सी लायबिलिटी, जो बाहरी व्यक्तियों की होगी, हमारी नहीं, बिजनेस में नहीं, पार्टनरशिप में नहीं, जो बाहरी, देखो लिखा है क्रेडिटर, बिजनेस के बाहर का है, ए लोन ये बिजनेस के अंदर का है, कैपिटल ये सब बिजनेस का है। तो क्रेडिटर देखो लिखा जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। अब यहां पर टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपए का है, 12,000 रुपए का। नरेशन होगा बीइंग क्रेडिटर अमाउंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग क्रेडिटर अमाउंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपको समझना है, आपको टॉपिक पर गहन अध्ययन करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आपने अपनी कॉपी में लिख लिया और आप चल दिए। जब जब असेट्स हमारे पास से एज आ जाएगी, ये सब क्या होगी, अब जाएगी ना, जाने वाला क्रेडिट होता है, नियम होता है। असेट्स आती है तो डेबिट और जब जाती है तो क्रेडिट। अब लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट। अब लायबिलिटी का पेमेंट अभी किया नहीं गया है, किया जाएगा तो लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, नियम है। असेट्स बढ़ेगा तो क्रेडिट, असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, असेट्स घटेगा तो क्रेडिट, नियम होता है। असेट्स इंक्रीज डेबिट, असेट्स डिक्रीज क्रेडिट, ये डिक्रीज हो रही है, चाह रही है। लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। इतना आपको समझ में आया होगा। हमारी फर्म है, इतना हमारे पास संपत्ति है 86,000 और 12,000 रुपये क्या है हमारे पास, दायित्व है, मेन दायित्व है। अब आप समझिएगा, इतना लिख लिए ना।
कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि जितने की सन्ड्री डेटर हो, जितने का स्टॉक हो, जितने का प्लांट हो, जितने का गुडविल हो, उतना पैसा हमें मिलेगा। हमारा डेटर जितने का होगा, हो सकता है कुछ लोग नवे दे पैसा, स्टॉक 40,000 का है, कुछ लोग कम देंगे, क्वेश्चन में बोला होगा। प्लांट जितने का है बेचेंगे अगर तो कम में बिकेगा, गुडविल कम में रहेगा, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। तो पहली 2 एंट्री लिखने के बाद आपको आगे ध्यान देना है। आपको अब आगे ध्यान देना है, असेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। क्वेश्चन में चेक करिए, क्वेश्चन में चेक करिए, डेटर कितने का था पहले, बैलेंस शीट में 10,000, अब देखो एडजस्टमेंट में दिया है 8400 रुपया, 8,400 रुपीज मिलेगा। स्टॉक 40 था, 36 मिलेगा। प्लांट में 20% की कमी मिलेगी। गुडविल 8,000 का था, कितने का हो जाएगा, 12,000 का हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी बेच जब सेल किया जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, कैश। असेट्स चली गई, असेट्स गई, तो हमारे पास तीसरी नंबर एंट्री क्या कहती है, कैश। चाहे कैश लिखो चाहे बैंक लिखो, कैश अकाउंट डेबिट। किससे कैश आएगा, कैश आएगा रियलाइजेशन अकाउंट से आएगा। और नरेशन क्या होगा, विंग सेल प्रोसीड ऑफ डिफरेंट असेट्स, विंग सेल प्रोसीड्स ऑफ डिफरेंट असेट्स, ये आपका नरेशन होता है। चेक करो, सुनिए भैया, आपके पास कैलकुलेटर होगा, 8400, 36,000 ऐसे ऐड कर लो, 8400, 36,000, क्योंकि डेटर से अब इतना मिलेगा और स्टॉक से इतना मिलेगा। और उसके बाद क्या दिया गया है, प्लांट। प्लांट कितने का था, 28,000 में 20% कम कर दो, 28,000 में 20% कम कर दो, कितना आएगा, 28,000 में 20% कम कर देंगे तो 22,400 आएगा ना। उसके बाद आपको ध्यान देना है, गुडविल कितने का हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा 12,000 का। ऐड कर लो, ऐड करने के बाद 78,000, 78,000, समझ में आया कि नहीं आया। रियलाइजेशन से कितना पैसा वसूल हुआ, रियलाइजेशन से पैसा वसूल हुआ जितना था, कितने का, असेट्स हमारी थी 86 की, पैसा कितना मिला, 78,800 मिला पैसा। समझ में आया ना। आगे चलते हैं अब देखिए, ये हमारा असेट्स का मामला हो गया। असेट्स के पैसे को पहले एंट्री रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया गया, असेट्स की एंट्री दूसरे में लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया गया। तीसरी एंट्री में मैंने आपको क्या बताया, इतना पैसा हमको मिलेगा, मिल गया ना, मिल गया तो देना भी है। किसका पैसा देना है, क्रेडिटर का पैसा देना भी है। चेक करो, क्रेडिटर हमारा कितने का था, 12,000 ना। क्वेश्चन में बोला है द क्रेडिटर वर पेड ऑफ 5% डिस्काउंट, 5% कम देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे पैसा मिला है, कैश हमारा डेबिट हुआ, जब हम पैसा देंगे तो कैश हमारा क्या होगा, कैश हमारे पास से जाएगा। 12,000 का है, 12,000 का 5%, 12 पंचे 60, 11,400। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट लिखेंगे। विंग क्या लिखेंगे, विंग क्रेडिटर पेड ऑफ, ठीक है, 11,400। समझ में आया कि नहीं आया ना। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर समझ लो टॉपिक क्या है, आप पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट। असेट्स
को पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो कैश छोड़ करके, क्योंकि कैश ऑलरेडी जेब में होता है, गल्ले में होता है, हमारे पास होता है। फिर क्रेडिटर को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। असेट्स को जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो सेल किया जाएगा। भाई दुकान बंद हो रही है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो सेल किया जाएगा। सेल किया जाएगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो दिया भी जाएगा किसको, जिसको देना है, बाहरी को दे दिया गया। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, सामान्य बात है। इतना हो गया। अब आपको क्वेश्चन में एक चीज मिलता है, टॉपिक समझते चलिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो ये प्रक्रिया करवाता है ना, फ्री में तो होगी नहीं प्रक्रिया। भाई अकाउंटेंट लगेगा, कोई विशेषज्ञ लगेगा, किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी, तो जो ये काम करवाएगा वो अपना खर्चा लेगा, अपना एक्सपेंडिचर, अपना एक पारिश्रमिक लेगा ना। इसे हिंदी में कहते हैं विघटन व्यय, इंग्लिश में कहते हैं रियलाइजेशन व्यय, वसूली व्यय, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का। सब कुछ ऐसे हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा अपने आप। कोई काम करवाएगा कि नहीं करवाएगा, तो उसे बोला जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन खर्चा है, पैसा जाएगा हमारे पास से, यानी कि जाएगा तो सीधा बात है कैश क्रेडिट होगा। तो लिखा जाएगा 5वां नंबर, देखो नई रेड कलर से इसीलिए लिख दे रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। मैंने एंट्री बताई है टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा दिया गया देखो क्वेश्चन में 1200 नीचे दिया गया है। डिसोल्यूशन 1200 डेबिट में, 1200 क्रेडिट में। नरेशन किया जाएगा बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। समझ में आया ना? फिर से समझो, जितने टॉपिक मैंने बताए, पहले एंट्री असेट्स का रियलाइजेशन होगा, ट्रांसफर। दूसरी लायबिलिटी का रियलाइजेशन होगा। तीसरी एंट्री आपके सामने लिखी है, असेट्स से पैसा वसूला जाएगा। चौथी लायबिलिटी का पैसा पेमेंट किया जाएगा। पांचवी क्या होगा, जो ये सब कमुआ करेगा वो पैसा भी चलेगा कि नहीं, 1200 लेगा। इतना अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। आपको आगे बताना चाहते हैं, अब चेक किया जाएगा जो प्रक्रिया की गई भाई हमारी असेट्स को। असेट्स कितने की थी, असेट्स हमारी 86,000 की थी, असेट्स से 78,800 मिला। लायबिलिटी हमारी 12,000 की थी, 11,400 पेमेंट किया गया, 600 हमारा क्या हुआ, 1200 रुपया हमारा खर्चा हुआ। तो इससे चेक किया जाएगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। दिमाग लगाइए। एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6 लिखने के पहले पता करना पड़ेगा फायदा हुआ कि घाटा हुआ। भाई फायदा हुआ होगा तो फायदे वाली एंट्री, लॉस हुआ होगा तो लॉस वाली एंट्री। अब आप चेक करिए, वर्किंग नोट एज वर्किंग नोट आप रफ में बना सकते हैं। आप समझिए हमारी एसेट्स टोटल कितने की थी, जो रियलाइजेशन हुआ है, जिसका वसूली हुई है, 86,000 की थी। समझ में आया भैया? इससे मिला कितना हमारे पास इसको सेल करने पर पैसा आएगा कि नहीं आएगा? वसूली कितने की हुई, रियलाइजेशन 78,000 माइनस कर लीजिए 7200 ना, 7200। कोई बात नहीं है, ये आपका घाटा है, लॉस है। भाई 86,000 की संपत्ति बाद में कम करके मिला 7200 हमारा लॉस है। जब हमारा 7200 रुपया लॉस है तो आओ एसेट लायबिलिटी में। लायबिलिटी हमारी कितने की थी, कितना रुपया पेमेंट करना होगा, 11,000। कितना बचा, 600। ए हमारा घाटा, ए हमारा फायदा है, क्योंकि यहां कम पेमेंट करना पड़ा। समझिए टॉपिक को। तो एज इसको दोनों को आपस में एडजस्ट कर दीजिए। एडजस्ट का मतलब ये घाटा है, लॉस है, माइनस में है, ये हमारा प्लस में है। तो हमारा माइनस का कितना बचेगा, 600 माइनस कर दीजिए, 600 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब आप समझिए, अब ये सब कार्य करवाने के लिए 1200 रुपए का पेमेंट करना पड़ रहा है, माइनस का 1200,
कितना घाटा हो जाएगा? 7800 रुपया घाटा। दिमाग नहीं लगाना है, बुद्धि का प्रयोग करना है, एकदम सामान्य बात है। हमारी असेट्स 86,000 की, हाँ 86,000 की, और हमें भैया पैसा मिला कितना वसूल करने पर? 78,800। तो इसका मतलब हमारा लॉस हुआ 7200 का, 7200 का। हमारा क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमारा 12,000 की, 11,400 रुपया क्या है हमारा? 11,400 रुपया क्या है हमारा? इतना पेमेंट करना पड़ेगा, तो एक मतलब 600 mm को फायदा हुआ, यहाँ घाटा यहाँ फायदा, एक मतलब दोनों को आपस में एडजस्ट कर दो तो वास्तव में लॉस कितना हुआ हमारा? 6600 का। फिर 1200 रुपया पेमेंट करना पड़ा किसका? 1200 रुपया पेमेंट करना पड़ा किसका? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का, वसूली वे का। तो यानी कि हमारा घाटा कितना हुआ? 7800 रुपया भैया नुकसान। वाह भाई वाह, 7800 रुपया नुकसान हुआ। तो जब नुकसान होता है, लॉस होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आप जान लीजिए, सबकी कैपिटल कम हो जाएगी। फायदा होता तो कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यानी कि पार्टनर कौन कौन है? एज पार्टनर, कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 7800। उसके बाद क्या होगा? 7800 किस रेशियो में? इहो ध्यान देना है, समझो किस रेशियो में? कैपिटल का रेशियो बोला है क्वेश्चन में, देख लो कैपिटल कितने की है? 1 की 40,000, 0 0 कट्टम गुट, 4:2, 2 1 2, 2 1 2, यानी कि 7800, 7800, 2/3, 7800, 1/3। समझ में आया भाई? कैपिटल का रेशियो बोला है क्वेश्चन में 5200-2600। लिखेंगे विंग लॉस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस हो गया कि नहीं हो गया? स्टेप समझ लीजिए, क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। आगे बताते हैं, आपको ध्यान देना है। ये सब हो गया ना? ये सब हो गया। अब आपको 7 नंबर ध्यान देना है। 7 नंबर ध्यान देना है। ये सब बाहरी लोगों का दे दिया गया, कैपिटल जो लॉस हुआ बांट लिया। अब ए से फर्म ने लोन लिया था, जो लायबिलिटी में छोड़ दिया गया था। देखो लायबिलिटी में कितने का? 16,000 का लोन लिया गया था। तो ए को पेमेंट किया जाएगा, तो लिखा जाएगा ए की लायबिलिटी कम हो जाएगी। एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखो या बैंक अकाउंट लिखो। कितना पेमेंट? 16,000 डेबिट में, 16,000 क्रेडिट में। नरेशन विंग एज लोन पेड, विंग एज लोन पेड। ए के लोन को क्या किया गया? पेड कर दिया गया। अब चेक किया जाएगा कितना पैसा बचा, कितना अमाउंट हमारे पास बचा है। चेक करो, आपको ध्यान देना है कितना पैसा बचा, तभी तो बांटा जाएगा आपस में जो लोग हैं। सब कुछ हो गया हमारा, चेक किया जाएगा 8 नंबर एंट्री। अब चेक किया जाएगा कितना पैसा बचा। तो ध्यान दीजिएगा कितना पैसा बचा हुआ है। पैसा बचा हुआ है कितना? जिनके पास आया था पैसा 78,800 किस चीज का? असेट्स को सेल करने का। 2,000 रुपया कैश का पहले से था। अब इसमें से माइनस करना है 16,000 रुपया लोन पेमेंट किया, 11,400 की लायबिलिटी पेमेंट की, 1,200 रुपया डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस खर्चा हुआ। अब क्या बचेगा? माइनस करेंगे तो 52,200 बचेगा। फिर से समझिए हमारी बात को। 78,800 रुपया असेट्स को सेल करने पर आया कि नहीं आया?
2,000 रुपया कैश है इनके पास, कोई बात नहीं। 16,000 लोन पेमेंट किया गया बाद में, पहले 11,400 की लायबिलिटी क्रेडिटर को पेमेंट किया गया, 1,200 रुपया किसको पेमेंट किया गया, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, पैसा बचा 52,200। इसको बांट लेंगे। सुनिएगा, अभी तक पीछे बांटते थे तो कैपिटल क्रेडिट होती थी, क्योंकि वहां बिजनेस समाप्त नहीं होता था। यहां बिजनेस समाप्त करना है, बिजनेस समाप्त करना है तो लिखा जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, विज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा। कितना कैश बचा है, 52,200 चला जाएगा। इसको किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1। कैपिटल का रेशियो निकाला गया 2:1। तो यहां पर आपका जो आंसर निकल के आएगा 34,800, उसके बाद 17,400 लिख दिया जाएगा। बीइंग बैलेंस कैश डिस्ट्रीब्यूट, नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग बैलेंस कैश डिस्ट्रीब्यूट, इसे लिख लीजिए। आगे हम अकाउंट बना के बता रहे हैं। अभी आपको मैंने जर्नल एंट्री बता दी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा हूं, अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना, आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है रियलाइजेशन अकाउंट, हिंदी में क्या कहते हैं, वसूली खाता। एग्जाम में, पेपर में स्पेसिमेन पूछ लेता है, भाई कुछ भी पूछा जा सकता है, कैसे बनाया जाता है बता दीजिए नियम। तो देखो भैया, बताने के लिए कुछ आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। जितनी असेट्स दी गई हो कैश को छोड़कर बैलेंस शीट में, देखो जैसे डेटर दिया, स्टॉक दिया, प्लांट दिया, सबको कहां लिख लेते हैं, बुक वैल्यू को डेबिट में लिख लीजिए 2। क्या लिखा गया है, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर जो दिया गया है 10,000। 2 स्टॉक, स्टॉक कितना दिया गया है 40,000। 2 प्लांट कितना दिया गया है 28,000। उसके बाद 2 गुडविल 12,000, 8,000 क्या दिया गया है 8,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है मेरे भाई, अब जो लायबिलिटी दी गई उसको क्रेडिट में लिख दो 12,000 की, बाई सन्ड्री क्रेडिटर 12,000, इसको लिख दिया आपने। अब आपको मैंने क्या बताया है, आपको तीसरे नंबर पे एंट्री मैंने बताई है कितना पैसा वसूल हुआ था एंट्री के माध्यम से। देखो तीसरी एंट्री 78,800 ना, लिख दो बाई संपत्ति को बेचेंगे कैश अकाउंट 78,800, जो यहां दिया गया है पैसा, जो दिया गया है नीचे, जैसे डेटर में 8400, स्टॉक, प्लांट ना, इस गुडविल 12,000 सब जोड़ करके ये सब बताया गया है। अब इधर क्या लिखना है, इधर इसका उल्टा लिखो। इसका उल्टा मतलब 5% कम करने के बाद कितना पेमेंट किया गया 11,400। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं आगे पेमेंट किया गया है किसका, क्रेडिटर का है, क्रेडिटर का लिख दो। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं जो कैश पेमेंट किया गया है वसूली व्यय, वसूली व्यय आपको ध्यान देना है। 2 कैश एक्सपेंसेस कितना पेमेंट किया गया 1200। देखो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, ऑटोमेटिक आप जोड़ लेंगे आपका आ जाएगा 98,600, 98,600 आपको लिखना है बाई कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ए की कैपिटल में, वी की कैपिटल में। कितना घाटा मैंने बताया था 7,800 लॉस हुआ था, बांट के बताया था। देखो पीछे 2:1 में 5200 और कितना आया था 2,600 रुपया। एक और अकाउंट बन गया।
इसे बना लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आपको अब बनाना पड़ेगा दूसरा, जैसे वहां पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता था, यहां पर भी बनाइए पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ध्यान देना है, पार्टिकुलर ए बी, पार्टिकुलर ए बी, ध्यान दीजिएगा, ए बी, पार्टिकुलर बी ए, पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, पुरानी बैलेंस शीट की कैपिटल, ओल्ड जो पहले दी गई है क्वेश्चन में, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 20,000। हम दूसरे नंबर पे क्या लिखते थे, रिवैल्यूएशन का फायदा ना, तो यहाँ पर रियलाइजेशन का फायदा होगा तो क्रेडिट में, घाटा होगा तो डेबिट में। लिख लेना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कितना आपको लिखना है, रियलाइजेशन में कितना था 5200 2600, दोनों डेबिट एंड क्रेडिट को ऐड कर लीजिए, लेस कर लीजिए, रिजर्व वगैरह ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। 20,000 40,000 40,000, उसके बाद 20,000 टू बैलेंस सीडी। सीडी आपका क्या आएगा, सीडी नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा टू कैश, क्योंकि अब समाप्त कर देना है बिजनेस ना, समाप्त कर देना है। टू लिख देना है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में 34,800 17,400, यही देखो लिखा गया था कि नहीं, पेमेंट करते समय कितना पेमेंट कर दिया जाएगा। अब आपको ए लोन अकाउंट बना देना है, एज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में पहले से लोन था ए का, कितना था 16,000, ऐसे लिख देना है बस। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000 का लोन था, और लोन क्या कर दिया गया, पेमेंट कर दिया गया कि नहीं पेमेंट कर दिया गया, 16,000 टू बैंक अकाउंट पेमेंट कर दिया गया। इसे अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। उसके बाद आगे बताना चाहते हैं कैश अकाउंट बना लीजिए। कैश अकाउंट, कैश जहाँ जहाँ से आया है डेबिट में रहेगा, और जहाँ जहाँ को गया है क्रेडिट में रहेगा। आपको ध्यान देना है, कैश का मतलब जो पहले से है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर रियलाइजेशन से कितना आया भैया, रियलाइजेशन अकाउंट, वही संपत्ति जो बेचे थे 78,800। पेमेंट कहाँ कहाँ किया गया, पेमेंट किया गया देखो बाई एज, इनमें बैलेंस शीट नहीं बनेगी, इसमें कैश अकाउंट बनेगा। एज लोन, लोन को 16,000 रुपया ए के लोन को दिया गया। उसके बाद बाई रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पेमेंट किया गया किसको, क्रेडिटर को, समझ रहे हैं, 11,400। वाई रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में जो एक्सपेंसेस किया गया है 1,200 ना। उसके बाद बाई एज कैपिटल, बाई वीज कैपिटल। ए की कैपिटल में 34,800 17,400, दोनों को आप ऐड कर लेंगे, दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपका वही 80,800 आपका आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लीजिए। आगे आपको सेकंड क्वेश्चन बताएंगे।